नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, वेलकम टू माय बोली क्लासेस. माय सेल्फ विनोद सोनोने. 10th स्टँडर्ड लेसन नंबर 5 आपण डिस्कस करत आहोत. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स. फार महत्त्वाचा हा टॉपिक आहे अँड दॅट प्रॉपर्टी इज स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी. सो द टुडेज फर्स्ट टॉपिक इज specific heat capacity. It is denoted by symbol small c. आता कोणत्याही मटेरियलची किंवा कोणत्याही सॉलिडची स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी काय असते हे समजण्यासाठी आपल्याला एक शॉर्ट एक्सपेरिमेंट डिस्कस करायचा आहे. अँड दॅट एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑन पेज नंबर 60H अंडर द हेडिंग ट्राय दिस. आणि हा एक्सपेरिमेंट तुम्हाला परीक्षेमध्ये बऱ्याच वेळा विचारला गेलेला आहे. डिस्क्राईब एन एक्सपेरिमेंट टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी दॅट इज स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी ऑफ सॉलिड. तर काय तो एक्सपेरिमेंट आहे ते आपण पाहूया. सगळ्यात आधी या एक्सपेरिमेंटसाठी आपल्याला काय काय लागणार आहे. सो वी नीड अ ट्रे. अशा प्रकारे आपल्याला एक ट्रे लागणार आहे. ये मेटल का ट्रे आपको लगेगा. नाउ इनसाइड दिस ट्रे आपको लेना है अ थिक कवर ऑफ वैक्स. सो दिस इज द वैक्स. A tray is taken that is having a very thick cover of wax. ठीक है. अलग से आपको क्या करना है, 3 सॉलिड्स या 3 स्पीयर्स आपको लेना है. टेक 3 स्पीयर्स ऑफ सेम मास बट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. 3 अलग अलग मटेरियल के सेम मास के 3 स्पीयर आपको लेना है. सो एग्जांपल, 1 स्पीयर इज ऑफ आयरन, अनदर स्पीयर इज ऑफ कॉपर और तीसरा जो स्पीयर है दैट इज ऑफ लीड. इन दिस वे टेक 3 स्पीयर्स ऑफ सेम मास. One is of iron, another is of copper and the third one is of lead. इन तीनों स्पीयर्स को ऐसे वाटर बाथ के अंदर, in another container take water and in that water put the 3 spears और इसको हीट करना है जब तक ये वाटर बॉईल नहीं होता है. Start heating the container, start heating this beaker. This water will get heated and that heat will also go to the 3 spears. अशा प्रकारे या वॉटर बाथ मध्ये या तीनही स्पीयरला आपल्याला ते वॉटर बॉईल होईपर्यंत हीट करायचं आहे. स्टार्ट हीटिंग एंड लेट द वॉटर बॉईल सो दैट ऑल द 3 स्पीयर्स विल गेट हीटेड. अब यहां पर होता क्या है, when we supply heat to the water gets heated and that heat is absorbed by these 3 spheres. ये तीनों स्पीयर क्या करेंगे, ये जो हॉट वाटर होगा, ये जो बॉइलिंग वाटर होगा, इसमें से तीनों स्पीयर हीट एब्सॉर्ब करेंगे. प्रत्येक स्पीयर हा हीट एब्सॉर्ब करणार आहे. ठीक आहे. अशा प्रकारे बॉइलिंग वॉटर मध्ये आपण यांना ठेवलेलं आहे किंवा वॉटर बॉईल होईपर्यंत आपण यांना हीट केलेलं आहे. नाउ रिमूव द स्पीयर्स. इसमें से एक एक स्पीयर रिमूव करना है और यहां डालना है. सो एग्जांपल, सबसे पहले हमने आयरन का स्पीयर निकाला, उसको यहां डाला, ये वैक्स के ऊपर उसको रखा. क्या होगा, नाउ द आयरन स्पीयर इज हॉट. उसको हमने बॉइलिंग वाटर में रखा था तो ये काफी गर्म होगा. इसको जब आप वैक्स के कोट पे रखोगे तो बिकॉज ऑफ द हीट इन दैट स्पीयर उसके नीचे का वैक्स मेल्ट होगा एंड दैट स्पीयर विल गो डाउन थ्रू द वैक्स कवर. तो ये जो स्पीयर है इसके नीचे का वैक्स मेल्ट करेगा एंड दैट स्पीयर विल गो इनसाइड. वैक्स को मेल्ट करके ये स्पीयर अंदर चला जाएगा ऐसे.
हो सकता है यहां आकर रुक जाए. सो दिस इज द स्पीयर ऑफ आयरन. क्लियर? अब जैसे आपने आयरन स्पीयर को, हॉट स्पीयर को निकाल के वैक्स के ऊपर रखा था, अब सेकंड टाइम दूसरा जो स्पीयर है कॉपर का, इसको वहां से निकाल के वैक्स के ऊपर रखो. रिमूव द सेकंड, दैट इज कॉपर स्पीयर, एंड पुट इट हियर. तो वो भी इसके अंदर जाएगा, उसके नीचे का वैक्स मेल्ट करेगा, and that copper sphere will also go inside the wax cover, inside the wax coating. Third time, remove the lead sphere, उसको यहाँ पर रखो, that will also go inside. In this way, one by one, remove the hot spheres from the boiling water, put them on the wax cover, on the wax coating. Because of the heat present in that sphere, the wax below the sphere will melt and that sphere will gradually start going down. It will go inside the wax. तीनों sphere wax melt होने से wax के अंदर जाएंगे. तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि कौन सा sphere कितना डीप wax के अंदर जाता है. तुम्हाला नोट काय करायचं आहे, तुम्हाला ऑब्जर्व काय करायचं आहे, तर तुम्हाला ऑब्जर्व करायचं आहे डेप्थ. किती डेप्थ पर्यंत तो जो स्पीयर आहे तो वॅक्सच्या आतमध्ये जातो आहे. तो डायग्राम अगर आपने देखी, इफ यू ऑब्जर्व द फिगर पे से आपको दिखाई देता है कि जहां आपने आयरन का स्पीयर रखा था उसका डेप्थ आप देखो, कॉपर के स्पीयर का डेप्थ आप देखो, और लीड के स्पीयर का डेप्थ आप देखो. So it is very clear that the iron spear goes deepest. सबसे ज्यादा अंदर कौन सा स्पीयर जाता है तो आयरन का. सबसे कम डीप कौन सा स्पीयर जाएगा, लीड का जाता है. और जो कॉपर का स्पीयर है उसका जो डेप्थ होगा दैट इज इन बिटवीन द डेप्थ्स ऑफ आयरन स्पीयर अँड लीड स्पीयर. अशा प्रकारे यांच्या डेप्थ आपल्याला ऑब्झर्व झालेले आहेत. अब इसमें से कंक्लूजन क्या निकलता है, याच्यानं आपल्याला सांगता काय येईल. तो इसमें से हम ये बता सकते हैं कि वो जो हॉट स्पीयर था उसको जब हमने वैक्स के ऊपर रखा तो जो स्पीयर ज्यादा डीप गया उसमें ज्यादा हीट थी, जो स्पीयर कम डीप गया उसमें कम हीट थी. याच्यावर आपल्याला हे सांगता येईल की आयरनच्या स्पीयरमध्ये जास्त प्रमाणामध्ये हीट एनर्जी होती, कॉपरच्या स्पीयरमध्ये त्याच्यापेक्षा कमी हीट, आणि लीडच्या स्पीयरमध्ये त्याच्याही पेक्षा कमी हीट होती, म्हणून तो कमी डेप्थ पर्यंत गेलेला आहे. अब ये स्पीयर में हीट आई कहां से, तो हमने तीनों स्पीयर को यहाँ पर बॉइलिंग वाटर में रखा था. तीनों स्पीयर को बॉइलिंग वाटर में रखा तो तीनों ने वॉटर की हीट को एब्सॉर्ब किया, पण तिघांमध्ये हीट एनर्जी सारखी नव्हती. या हम ये बोल सकते हैं कि तीनों स्पीयर ने इक्वल अमाउंट ऑफ हीट या इक्वल क्वांटिटी ऑफ हीट एब्सॉर्ब नहीं किया. आयरन स्पीयर ने ज्यादा हीट एब्सॉर्ब किया, उससे कम हीट कॉपर स्पीयर ने किया, और सबसे कम हीट लीड के स्पीयर ने एब्सॉर्ब किया. तो ये जो प्रॉपर्टी है जो ये डिसाइड करता है कि कौन सा सब्सटेंस कितनी हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, दैट प्रॉपर्टी इज नथिंग बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. जिस मटेरियल का, जिस सॉलिड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होता है वो ज्यादा हीट एब्सॉर्ब करता है, आणि ज्या मटेरियलची किंवा ज्या सॉलिडची स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी कमी असेल तो कमी प्रमाणामध्ये हीट एब्सॉर्ब करतो. सो इन शॉर्ट आपल्याला इथे सांगता येईल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन इज मैक्सिमम. इन तीनों में अगर कंपेयर किया तो आयरन का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, उससे कम कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और तीनों में सबसे कम लीड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है. अशा प्रकारे या एक्सपेरिमेंट वरून आपल्याला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी याला स्टडी करता येते किंवा काय तो कॉन्सेप्ट आहे ते आपल्याला एक्सप्लेन करून सांगता येते. ये तो हो गया डिस्क्रिप्शन, ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट जो हमने डिस्कस किया. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है ये समझने के लिए. समझ गया? फिर से एक बार शॉर्ट में बताता हूं.
What is the experiment? Take a tray containing a thick coating of wax. एका ट्रे मध्ये आपल्याला थिक कोटिंग ऑफ वॅक्स घ्यायचा आहे. देन टेक 3 स्पीयर्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स या डिफरेंट मटेरियल्स बट ऑफ द सेम साइज. तीनों का साइज सेम है लेकिन तीनों का मटेरियल अलग अलग है. सो टेक 3 स्पीयर्स ऑफ सेम मास बट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, पुट देम इन बॉइलिंग वॉटर फॉर सम टाइम. या तिघांना बॉइलिंग वॉटर मध्ये काही वेळ आपल्याला ठेवायचा आहे सो दॅट दे अब्सॉर्ब हीट फ्रॉम द बॉइलिंग वॉटर. देन रिमूव द स्पीयर्स फ्रॉम द बॉइलिंग वॉटर एंड पुट देम ऑन द वैक्स कोटिंग. तीनों को वैक्स कोटिंग पे आपको रखना है. बिकॉज ऑफ हीट कंटेंट इन देम, त्यांच्यामध्ये असणाऱ्या हीटमुळे त्यांच्या खाली असणारा वॅक्स मेल्ट करेल आणि तो जो स्पीयर आहे तो त्या वॅक्स कोटिंग मध्ये काही डेप्थ पर्यंत जाणार आहे. तो तीनों स्पीयर वैक्स मेल्ट होने से दे गो डीप इनसाइड द वैक्स कोटिंग. मग आपल्याला नोट काय करायचं आहे, तो हमको ऑब्जर्व करना है कि कौन सा स्पीयर कितना डीप जाता है. सो वी ऑब्जर्व दैट द आयरन स्पीयर गोज डीपेस्ट एंड द लीड स्पीयर पेनिट्रेट अप टू द लीस्ट डेप्थ. सबसे कम डीप लीड का स्पीयर जाता है, सबसे ज्यादा डीप आयरन का स्पीयर जाता है और दोनों के बीच होता है कॉपर के स्पीयर का डेप्थ. हा झाला एक्सपेरिमेंट आणि हे झाले ऑब्झर्वेशन. मग याच्यानं आपल्याला ती प्रॉपर्टी कशा प्रकारे सांगता येईल. तो तीनों स्पीयर को जब हमने बॉइलिंग वाटर में रखा था तो तीनों स्पीयर ने बॉइलिंग वाटर से हीट एनर्जी को लिया, हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब किया, लेकिन तीनों स्पीयर ने इक्वल हीट एनर्जी एब्सॉर्ब नहीं की. सबसे ज्यादा हीट एनर्जी किसने एब्सॉर्ब की, तो जो सबसे ज्यादा डीप गया. द आयरन स्पीयर हैज एब्सॉर्ब्ड मोर हीट. उससे कम हीट कॉपर स्पीयर ने बॉइलिंग वाटर से ली और सबसे कम हीट लीड स्पीयर ने बॉइलिंग वाटर से एब्सॉर्ब किया. ये हमको इस पे से दिखता है, इस पे से ऑब्जर्व होता है. तो ये जो प्रॉपर्टी है जो डिसाइड करता है कि कौन सा मटेरियल, कौन सा सब्सटेंस कितनी हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. So we can say here specific heat capacity of iron is more than that of copper and specific heat capacity of copper is more than specific heat capacity of lead. इन तीनों में आयरन का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा और लीड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे कम. ये समझ लो तुम्हाला. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सॉलिड which decide how much heat energy that solid will absorb. कोणताही सॉलिड हा किती प्रमाणात हीट एनर्जी ऍब्सॉर्ब करणार आहे हे डिसाइड करणारी जी प्रॉपर्टी आहे त्यालाच म्हटलं जातं स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी. ज्या मटेरियलचं किंवा ज्या सॉलिडची स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी जास्त असेल तो जास्त प्रमाणात हीट एनर्जी ऍब्सॉर्ब करतो और जिसका स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी कम होगा वो कम प्रमाण में हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करता है. हे सगळं झालं डिस्क्रिप्शन. आता अपन डिफाइन करूया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीला. तो इसका डेफिनेशन आपको दिया है पेज नंबर 68 पर. इट इज गिवन इन बोल्ड लेटर. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस is called the specific heat capacity of that object. So let me explain. Consider unit mass. कितना मास कंसीडर करना है आपको? किसी सब्सटेंस का यूनिट मास. यूनिट मास का मतलब होता है 1 kg या 1 ग्राम, आइदर 1 kg और 1 ग्राम. सो दिस इज यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस. अब इस यूनिट मास का टेम्परेचर अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करना है, याचं टेम्परेचर आपल्याला कितीने वाढवायचं आहे, तर 1 डिग्री सेल्सियसने याचं टेम्परेचर आपल्याला इंक्रीज करायचं आहे. ते करण्यासाठी याला आपल्याला हीट एनर्जी द्यावी लागेल. अगर टेम्परेचर आपको इंक्रीज करना है तो हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, हीट एनर्जी देना पड़ता है. तो इस यूनिट मास को 1 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितना हीट एनर्जी आपको देना पड़ेगा या इसको लगेगा,
दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ये डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन आहे. पहले डेफिनेशन को समझ लेना है, उसके डिटेल्स हमको समझ लेना है, उसके बाद डेफिनेशन को लर्न करना है. यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से अगर आपको बढ़ाना है तो जितना हीट आपको देना पड़ेगा दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस. मग आता पहा डेफिनेशन. अब डेफिनेशन आपके ख्याल में आएगा. सो व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, the amount of heat energy required to increase the temperature of unit mass of a substance. Unit mass of an object by 1 degree Celsius is called specific heat capacity of that material, of that substance. So once I read definition for you, the amount of heat energy required to raise the temperature of unit mass of an object by 1 degree Celsius is called the specific heat of that object. अशा प्रकारे कोणत्याही ऑब्जेक्ट किंवा कोणत्याही सबस्टन्स किंवा कोणत्याही मटेरियलच्या युनिट मासचं टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सिअसने जर इन्क्रीज करायचं असेल तर लागणारी जी हीट आहे, अमाऊंट ऑफ हीट आहे, त्यालाच म्हटलं जातं त्या सबस्टन्सची स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी. अँड इट इज डिनोटेड बाय सिम्बॉल कैपिटल सी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूनिट. इसका एसआई यूनिट और इसका सीजीएस यूनिट जो आपको लर्न करना है. सो द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज जूल per degree Celsius per kg. This is SI unit. देखो जो अपॉन में होता है उसको बोलना है पर. अपॉन में दो क्वांटिटी आपको दिख रही है, डिग्री सेल्सियस एंड केजी, तो इसको बोलना है पर डिग्री सेल्सियस पर केजी. अशा प्रकारे SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज जूल पर डिग्री सेल्सियस पर किलोग्राम. एंड सीजीएस यूनिट इसी का सीजीएस यूनिट होता है कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस पर ग्राम. डिग्री सेल्सियस आणि ग्राम बोथ आर इन डिनोमिनेटर, so that's why we say it per. CGS unit is calorie per degree Celsius per gram. So these are the units of specific heat capacity, SI unit and CGS unit. Now one table is given. Page number 68 पर आपको एक टेबल दिया है. This one. In that table, some substances are given. आणि प्रत्येकाची तुम्हाला स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी त्या ठिकाणी दिलेली आहे. टोटल 8 सब्सटेंसेस आणि प्रत्येकाची स्पेसिफिक हीट त्या ठिकाणी दिलेली आहे. देख लो. तो ये सारा टेबल आपको लर्न करना नहीं है, लेकिन इसमें से वाटर का स्पेसिफिक हीट आपको लर्न करना है. कारण बऱ्याच वेळा प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला याचं काम पडणार आहे. न्यूमेरिकल्स में इसका काम हमको पड़ेगा. बाकी सब्सटेंसेस का आपने लर्न नहीं किया तो भी चलेगा. जब भी आपको इसका काम पड़ेगा तो न्यूमेरिकल में आपको ये दिया रहेगा, लेकिन वाटर का लर्न कर लो. दैट इज 1. either 1 जूल पर डिग्री सेल्सियस पर किलोग्राम या फिर 1 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस पर ग्राम. दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर. ये वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है. ठीक है, 1 आयदर एसआय सिस्टीम किंवा सीजीएस सिस्टीम मध्ये. आणि बाकी जे सबस्टेंसेस आहेत यांच्या स्पेसिफिक हिट्स तुम्हाला लर्न करायचे नाहीत. फिर भी एक बार देख लो. वाटर, पॅराफिन, केरोसिन, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, मर्क्युरी. इफ यू ऑब्जर्व द वैल्यूज, यांच्या वैल्यूज जर पाहिला तुम्ही तो टेबल में आपको दिखाई देगा. सबसे कम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मर्क्यूरी का दिया है.
और सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी वॉटर का दिया आहे. मर्क्युरीसाठी दिलेला आहे 0.033 कॅलरी पर ग्रॅम पर डिग्री सेल्सियस आणि वॉटरसाठी आहे 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. अब वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है 1 और मर्क्यूरी का कम दिया है दैट इज 0.033. याचा अर्थ काय होतो? याचा अर्थ होणार आहे, याचा अर्थ होतो की युनिट मास ऑफ वॉटर आणि युनिट मास ऑफ मर्क्युरी कोणाचं टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियसने इन्क्रीज करण्यासाठी जास्त हीट लागणार आहे? आंसर इज वाटर. वाटर के यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट लगता. तेच जर त्याच्या ठिकाणी मर्क्युरी असेल तर मर्क्युरीच्या युनिट मासचं टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियसने इन्क्रीज करण्यासाठी कमी हीट तुम्हाला लागणार आहे. म्हणजेच मर्क्युरीसाठी स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी इज लेस. दिस इज द टॉपिक दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. तो इसमें आपको वो एक्सपेरिमेंट लर्न करना है. त्याच्यानंतर डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका एसआई यूनिट, इसका सीजीएस यूनिट एंड द वैल्यू फॉर वाटर इज मैक्सिमम इन दैट टेबल और मर्क्युरी के लिए इसका वैल्यू सबसे कम आपको दिया. नाउ लेट्स सी द फॉर्म्युला. आता न्यूमेरिकल मध्ये आपल्याला बऱ्याच वेळा कॅल्क्युलेशंस करावे लागतात, त्यासाठी आपल्याला फार्मूला लागतो. तो अभी हम देखेंगे इसका फार्मूला क्या होता है. जस्ट टेबल के नीचे आपको दिया है. सपोज कोई सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस है, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है C. ठीक है, इसका मास स्मॉल m. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज C. मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज m. और अगर इसका टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया डेल्टा T से, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस सब्सटेंस बाय डेल्टा T, तो कितना हीट एनर्जी आपको देना पड़ेगा? कारण आपल्याला टेम्परेचर जर इंक्रीज करायचं आहे तर हीट एनर्जी द्यावी लागेल ना. याचं टेम्परेचर डेल्टा T ने इंक्रीज करण्यासाठी या सबस्टन्सला किती हीट एनर्जी लागणार आहे? सो दैट वी राइट हीट एब्सॉर्ब. समझा, याला अपन हीट एनर्जी दिलेली आहे कैपिटल Q. तो इसका फॉर्मूला बनता है हीट एब्सॉर्ब इज इक्वल टू मास इंटू C इंटू डेल्टा T. दिस इज द फॉर्मूला. Heat absorbed by a substance is equal to mass multiplied by specific heat into increase in temperature. What is delta T? Delta T not simply temperature. Delta T is rise in temperature or increase in temperature. So the formula is heat absorbed is equal to mass into specific heat into rise in temperature. यही अगर आपने टेम्परेचर को कम किया, एक सबस्टन्स आहे, त्याचं स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी C, त्याचं मास आहे m, आणि जर त्याचं टेम्परेचर आपल्याला डेल्टा T ने डिक्रीज करायचं असेल तर आपल्याला हीट एनर्जी काढावी लागेल. सब्सटेंस में से अगर आपने हीट एनर्जी को निकाला तो उसका टेम्परेचर कम होता है. सब्सटेंस को अगर आपने हीट एनर्जी सप्लाई की तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है. तो अगर आपने टेम्परेचर कम करना है तो हीट एनर्जी को निकालना पड़ेगा. दैट इज हीट एनर्जी लॉस्ट. उसका भी फार्मूला यही बनेगा. सेम इज द फार्मूला. हीट लॉस्ट, कारण त्या बॉडीने हीट लूज केलेली आहे, म्हणून आपण म्हणूया हीट लॉस्ट इज इक्वल टू अगेन द सेम मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू, आता इथे असेल fall in temperature किंवा decrease in temperature, because whenever any body loses heat its temperature fall, temperature decrease. That's why we say delta T. So in short delta T आहे either rise in temperature or fall in temperature. अगर heat absorb होगा तो इधर rise in temperature, अगर heat lost होगा तो इधर आएगा delta T decrease in temperature या fall in temperature. तो हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. याच्यावरती न्यूमेरिकल्स आहेत. देखते हैं एक न्यूमेरिकल.
One solid example is given on page number 69, which is based on this formula. उसको देख लेते हैं पहले. See what is that example? How much heat energy is necessary to raise the temperature of 5 kg of water from 20 degrees Celsius to 100 degrees Celsius? ठीक है. What is given here? इथे काय दिलेलं आहे? Mass of water is given, that is 5 kg. दोन टेम्परेचर आपल्याला दिलेले आहेत, इनिशियल आणि फायनल. इनिशियल टेम्परेचर आणि फायनल टेम्परेचर. इनिशियल टेम्परेचर आहे 20 डिग्री सेल्सिअस आणि फायनल टेम्परेचर आहे 100 डिग्री सेल्सिअस. 5 kg of water. The substance is water. 5 kg of water आहे आणि त्याचं टेम्परेचर आपल्याला 20 पासून तर 100 पर्यंत इन्क्रीज करायचं आहे. तर किती हीट एनर्जी त्याला लागणार आहे? कितना हीट एनर्जी लगेगा? तो हमको फाइंड करना है हीट एनर्जी रिक्वायर्ड. आता पहा, या प्रश्नामध्ये वॉटर आहे, सब्सटेंस इज वॉटर, इसलिए इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको क्वेश्चन में दिया नहीं है. ये आपको लर्न होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए. So even if it is not given, that we can write for water specific heat capacity C आहे 1 जूल पर डिग्री सेल्सिअस पर केजी. तर या तीन गोष्टी दिलेल्या आहेत आणि हे काढायचं आहे. सो लेट्स फाइंड. दिस इज द फॉर्म्युला. हीट एब्सॉर्ब्ड या हीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू आता है डेल्टा टी. व्हाट इज डेल्टा टी? इट इज राइज इन टेम्परेचर और इंक्रीज इन टेम्परेचर. इथे ते राहणार आहे T2 माइनस T1. फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. बस हो गया. इसमें वैल्यूज डालो, इसको कैलकुलेट करो, वो आपका आंसर आएगा. मास इट इज 5 kg. ऑल यूनिट्स दे मस्ट बी इन सेम सिस्टम. इथे सगळ्या क्वांटिटीज SI युनिट मध्ये आहेत, तर कोणालाही कन्वर्ट करायची काही गरज नाही. डायरेक्टली इथे व्हॅल्यूज टाकायच्या. 5 इंटू C आहे 1 इंटू 100 माइनस 20. 5 इंटू 1 5, ये ब्रैकेट, ये आएगा 80. सो 5 इंटू 80 ये आता है 400. ठीक है. नाउ इन केस ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो आपको टेबल में दिया था, वो टेबल में दिया था CGS सिस्टम में, दैट इज कॅलरी पर ग्रॅम पर डिग्री सेल्सिअस. पण जर SI सिस्टम मध्ये तुम्हाला व्हॅल्यू हवी असेल तर SI सिस्टम मध्ये द व्हॅल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वॉटर इज 1 kilocalorie. In place of joule, we can write kilocalorie per degree Celsius per kg. तो ये जो हमने वैल्यू पुट की है C इक्वल टू 1, दैट इज इन किलो कैलोरी. तो इसका जो आंसर आएगा हीट एब्सॉर्ब या हीट रिक्वायर्ड, दैट विल बी इन किलो कैलोरी. अशा प्रकारे 5 kg ऑफ वॉटर याचे टेम्परेचर 20 पासून तर 100 पर्यंत आपल्याला इन्क्रीज करण्यासाठी 400 किलो कैलोरी इतकी हीट एनर्जी लागणार आहे. इतना हीट एनर्जी आपको देना पड़ेगा या इतना हीट एनर्जी वाटर को लगेगा. इस पे से लिखना है इसका फाइनल स्टेटमेंट जो भी आपको दिया है. द हीट एनर्जी नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 400 किलो कैलोरी. द हीट एनर्जी नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 400 किलो कैलोरी. ठीक है. तर अशा प्रकारे हा टॉपिक आहे स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी. हा एक टॉपिक इथे संपतो आहे. या एका टॉपिक मध्ये आपण काय काय डिस्कस केलं? तो ये एक टॉपिक में हमने सबसे पहले वो एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया जिसपे से हमको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है ये पता चला. उसके बाद हमने डेफिनेशन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का देखा, देन SI यूनिट एंड CGS यूनिट,
आफ्टर दॅट आता पहा एक गोष्ट लक्षात येईल, तिथे आपण सांगितलं की SI युनिट आहे जूल पर, ते आपण घेऊ शकतो किलो कॅलरी पर. इन प्लेस ऑफ जूल वी कैन राइट किलो कैलोरी. सो SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर पूछा तो आपको लिखना पड़ेगा जूल पर डिग्री सेल्सियस पर केजी. आणि मग आपण हा फार्मूला बघितला, और ये फार्मूला देखने के बाद एक सॉल्व एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया जो इसी से रिलेटेड है, आणि अशा प्रकारे त्याचा आन्सर आपण काढू शकतो. और भी सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लेम्स एक्सरसाइज में है, आणखीनही बरेचसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लेम आपल्याला सॉल्व करायचे आहेत जे आपण नंतर करणार आहोत. आज आपण इथे थांबूया. सो लेट्स स्टॉप टुडेज वीडियो लेक्चर हियर. अगेन यू गो थ्रू द वीडियो लेक्चर, फिर से इसको देखो, गेट द कन्सेप्ट्स, काय कन्सेप्ट्स आहेत ते एक्झॅक्टली काय आहेत ते समजून घ्या आणि ट्राय टू लर्न इट, ट्राय टू प्रॅक्टिस द न्यूमेरिकल्स. ठीक आहे. थँक यू. हॅव अ नाईस टाइम.